अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 16 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है न्यूमेरिकल 16.6। ठीक है, और जो ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ से आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले चलते हैं 16.6 पर। हमारे पास 10 मिली हेनरी का एक इंडक्टर है। ठीक है, और उसकी कितनी वैल्यू है 10 मिली हेनरी। 20 ओम कॉइल, हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस कितनी कनेक्टेड है 20 ओम अक्रॉस अ 240 वोल्टेज। ठीक है, एंड 180 बाई पाई हर्ट्स, हमारे पास 180 बाई पाई हर्ट्स क्या है, फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, सोर्स की। हाउ मच पावर डज इट डेसिपेटेड, हमें क्या फाइंड करने को कहा गया है, पावर फाइंड करने को कहा गया। तो पावर के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, सबसे पहले देखें कि पावर हमारे पास P इक्वल है VI cos थीटा के। तमाम तर वैल्यूज को हमने नोट कर लिया कि हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू क्या है 10 मिली हेनरी। ठीक है, 10 इस बार मिली की जगह 10 इस बार -3 लिख देंगे। ठीक है, R हमारे पास क्या है 20 ओम है, V हमारे पास क्या है 240 वोल्टेज है। ठीक है, और हमारे पास इस तरह से ये आप टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें इंडक्टर को और रजिस्टर को, ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड किया गया। ठीक है, तो हमारे पास जो पावर है उसके लिए फार्मूला है VI cos थीटा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास V तो है, वोल्टेज की वैल्यू है, ना तो करंट है और ना ही थीटा की वैल्यू है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को अप्रोच करना होगा। अब यहाँ पे देखें कि हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे I इक्वल है वो होगा V/Z। हम यहाँ पे R क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, इंपॉर्टेंट तरीन बात क्यों, क्योंकि हमारे पास सर्किट में सिर्फ R नहीं है बल्कि L भी है, बल्कि क्या है L भी है। तो हमें इनकी इकट्ठी इम्पीडेंस फाइंड करनी पड़ेगी। एक तो होती है ना सर्किट की रेजिस्टेंस सिंगल, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर भी है, तो दोनों की रेजिस्टेंस होती है और वो कंबाइन इफेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस, और वो Z से शो की जाती है। इसको जी यहीं पे छोड़ देंगे और Z की तरफ चले जाएंगे। Z हमारे पास किसके बराबर है R²। ठीक है, और XL ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस को XL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास XL का स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, अब हमारे पास XL नहीं है, R है XL नहीं है, तो इसको भी यहीं पे रहने देंगे और आप सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे XL फाइंड कर। XL आपको पता है किसके बराबर है ओमेगा L के। ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये किसके बराबर है 2πfL की। अब तमाम तर वैल्यूज मौजूद हैं, इनमें पुट करें। 2πf की वैल्यू हमारे पास है 180 बाई पाई। ठीक है, और L की कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये पाई इस पाई से कट जाएगा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास XL की वैल्यू आएगी, वो कितनी होगी 3.6 ओम। 3.6 ओम XL की वैल्यू आ गई। किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास Z आ जाएगा। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, XL की कितनी है 3.6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.32 ओम। ठीक है, Z ये हमारे पास क्या आ गई इम्पीडेंस। अब जी हम आसानी से करंट फाइंड कर सकते हैं, तो करंट हमारे पास V/Z है, V/Z। तो V की वैल्यू कितनी है 240, Z की कितनी है 20.32। दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 11.84 एम्पियर। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने करंट फाइंड कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने करंट फाइंड कर लिया और हमारे पास रहता क्या है, अभी हमारे पास थीटा की वैल्यू भी रहती है और हमारे पास अभी तक थीटा की वैल्यू मालूम करेंगे तब पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है, tan इनवर्स इक्वल है XL/R के। ठीक है, तो आप दोनों वैल्यूज, XL हमारे यहाँ पे भी काम आ गया है। ठीक है, तो XL की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, XL की वैल्यू आई है 3.6 और R की कितनी है 20 है। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.2 डिग्री। अब हम वापस चल जाते हैं इक्वेशन नंबर किस पर, इक्वेशन नंबर 1 पर, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास I भी आ गया, थीटा भी आ गया, V भी आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये V की वैल्यू है, I की वैल्यू है। ठीक है,
और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू है। तो मैं दोबारा से फार्मूला लिख देती हूँ, P इक्वल है वी आई कॉस थीटा के, ठीक है। V की वैल्यू हमारे पास है 240, I की वैल्यू हमारे पास है 11.81, कॉस की हमारे पास वैल्यू है 10.2 डिग्री। तो इस तरह से हम पावर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 277.8 वाट, ये हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई। तो आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पावर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उसकी हमारे पास कोई एक वैल्यू मौजूद नहीं थी सिवाय वोल्टेज के, तो तमाम तर वैल्यूज खुद फाइंड करनी थी। तो इस वजह से हमें ज़्यादा इस फार्मूले को न्यूमेरिकल पे टाइम देना पड़ेगा। अब हमारे पास है 16.7 पे पहले चलते हैं, ठीक है। 16.7 में क्या कहता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फॉलोइंग थ्रू अ कैपेसिटेंस। हमारे पास आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है थ्रू अ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस दी गई है 0.5 माइक्रोफेरेड व्हेन कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 150 वोल्ट। वोल्टेज कितना है, 150 है, फ्रिक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होगा, सोल्यूशन IRMS को फाइंड करने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे V/XC। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कैसे क्यों करना है, ये कि तो फार्मूला पड़ा था हमारे पास करंट का, जो कि हमारे पास किसके बराबर था, I इक्वल है V/R के ओहम लॉ के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सर्किट में क्या कनेक्टेड है, कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो हम कैपेसिटर की रेजिस्टेंस यहाँ पर पुट करेंगे, R किसके बराबर हो जाएगा, XC के। ये कैपेसिटर की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारे पास क्या नहीं है, XC नहीं है, तो इस इक्वेशन को यहीं पर रहने दें, XC फाइंड कर लेते हैं। और इसका फार्मूला होता है ω/C के, ठीक है। सॉरी, इसका फार्मूला होता है 1/ωc, 1/ωc। XL का होता है ωL और इसका 1/ωc। तो यहाँ पे देखें कि 1 ओमेगा क्या है, 2πf है, C इसके साथ आ जाएगा। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 पाई 3.14 F50 और 0.5 10⁻⁻⁶, ठीक है। इस सारी वैल्यू को हम 1 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6366.2 ओम, ठीक है, XC का। अब हम चले जाएंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। किस पर, इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, IRMS, V की वैल्यू कितनी है, 150, और ये सारी वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 0.024 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने क्या फाइंड कर लिया, करंट। सिंपल सा था कि I किसके बराबर है, V/XC के, ठीक है। और XC, अब बच्चे बहुत सारे इस न्यूमेरिकल को जब एग्जाम्स में आएगा तो छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि हमारे पास R गिवन ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो आप लोगों ने याद रखना है कि कैपेसिटर होगा तो XC होगा, अगर इंडक्टर होगा तो XL होगा, अगर रजिस्टर सर्किट में लगा होगा तो R होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी दो लगे होंगे तो फिर Z होगा, इम्पीडेंस। दोनों की मिला के आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 16.8 हमारे पास इसी टॉपिक से, मतलब ये कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF 12 वोल्ट है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड इन सीरीज विद अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1 किलो ओम। यहाँ पे हमारे पास देखें कि एक सर्किट है और उसमें कैपेसिटर भी कनेक्टेड है और रजिस्टर भी कनेक्टेड है। कैलकुलेट द फेज एंगल, क्या फाइंड करें, फेज एंगल फाइंड करें। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि थीटा को फाइंड करने का आसान तरीन फार्मूला है कि थीटा हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स के, और इसका फार्मूला है XC/R के। और अगर हमारे पास यहाँ पर क्यों XC लिखेंगे, कैपेसिटर की वजह से। अब हमारे पास क्योंकि XC नहीं है तो सबसे पहले हम XC फाइंड कर लेते हैं। तो XC का आपको फार्मूला अभी अभी हमने इस्तेमाल किया, ω/C 1/2πfc, ठीक है। आप इसकी जगह वैल्यूज पुट करें, 2π 3.14, F की वैल्यू कितनी है 50, और C की कितनी है 3 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, XC। इस सारे को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 1061 ओम।
ठीक है, एक्स सी आ गया। एक्स सी की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 1 इम्प्लाई दैट थीटा इक्वल है tan इनवर्स एक्स सी 6/r। 1000 है, क्योंकि किलो था तो उसकी जगह 1000 लिख सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 46.7। ठीक है, 46.7 डिग्री से। ठीक है, दोनों का तकरीबन मेथड सेम था। तो आप लोगों ने इस तरह से एक्स सी भी, अगर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने वो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, और ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट विच इंड्यूस्ड अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस हमें गिवन है 2.5 हेनरी और कैपेसिटेंस गिवन है 40 माइक्रोफैरड। दो चीज़ें हमें दी गई हैं और हमें कहा गया कि आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, और हमें ज़रूरत भी सिर्फ इसके लिए इन्हीं दो कंपोनेंट्स की है। एल गिवन है, सी गिवन है, एफ आर फाइंड करना है। तो एफ आर का बहुत आसान फार्मूला है 1/2π/L/C। तो 1 मिनट में आप ये सवाल कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल MCQs शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 2.5 और सी की कितनी है 40 10⁻⁻⁶। ठीक है, इनको पहले सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, उसके बाद इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कभी भी आपने इतनी सारी वैल्यू कैलकुलेटर में इकट्ठी पुट नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेटर एक छोटी सी डिवाइस है, वो इतने सारे को सॉल्व नहीं कर सकता, तो आंसर रॉन्ग आता है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15.9 हर्ट्ज एफ आर। ठीक है, अब हम चलते हैं 16.10 पे। 16.10 में हमारे पास है एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वेरिएबल कैपेसिटर्स whose capacitance can be changed from 500 picofarad to 20 picofarad। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी फॉर विच कैन बी ट्यून। अब देखें कि हमारे पास सबसे पहले हमें इंडक्टेंस दी गई है, हमें दो किस्म के कैपेसिटेंस दी गई है, एक मैक्सिमम कैपेसिटेंस और एक मिनिमम कैपेसिटेंस, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होगी तो हम मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी और मिनिमम फ्रिक्वेंसी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि अभी पिछला फार्मूला जो हमने इस्तेमाल किया वो यहाँ पे भी इस्तेमाल होना है, एल और सी। ठीक है, अब ये देखिए कि उसने हमसे 2 सवाल पूछ लिए और वैल्यूज हमें 3 दी गई हैं। तो एक बार हम एल को इसके साथ मिला के एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और एक बार इसको इसके साथ मिला के दूसरी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले देखें कि हम माइक्रो की जगह क्या लिख देंगे 10⁻⁻⁶, पीको की जगह 10⁻⁻12, इस पीको की जगह भी क्या लिख देंगे 10⁻12। इनमें से ज़्यादा कैपेसिटेंस किसकी है 500, तो इसको मैक्सिमम लिखेंगे, जो कम वाली है उसको क्या लिखेंगे, मिनिमम लिखेंगे। और आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एफ अभी आपने देखा किसके बराबर था 1/2π/L/C के। अब आपने 2 बार इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू एल सेम है। ठीक है, एल सेम है, जबकि कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा और कम है, और कैपेसिटेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर कैपेसिटेंस कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब अगर हम एफ मैक्सिमम फाइंड करेंगे तो हम इस फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे एल सी मिनिमम। ठीक है, जब सी कम होगा तो एफ ज़्यादा होगा, और जब हमें एफ मिनिमम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इस तरह से लिखेंगे, ये स्क्वायर रूट यहीं नीचे आएगा। ठीक है, एल सी मैक्सिमम, मतलब सी ज़्यादा होगा तो एफ कम होगा। आप वैल्यू पुट कर दें 1/2π/3.14। ठीक है, और अंडर रूट में हमारे पास एल सेम है, क्योंकि 10⁻⁻⁶, मिनिमम की कितनी वैल्यू है 20 10⁻⁻12। यहाँ पे क्या होगा 1/2π/3.14। एल कितना है, सेम है, दोनों केसेस में सेम वैल्यू पुट करेंगे -6, और सी की वैल्यू पुट करेंगे 500 वाली। ठीक है, -12। अब आप पहले की तरह ध्यान से पहले इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, इनका स्क्वायर रूट लें, फिर उस आंसर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ जाए उसको 1 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा एफ मैक्सिमम का
2.91 मेगा हर्ट्स, और इसका आएगा जी एफ मिनिमम इक्वल है 0.58 मेगा हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे। इन 5 क्वेश्चन में हमने क्या किया है, पहला क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास जो है वो सिंपल पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, मतलब वो पावर के टॉपिक से रिलेटेड था। दूसरा 2 न्यूमेरिकल आपके कैपेसिटर के रिलेटेड थे, और बाकी 2 न्यूमेरिकल आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। मतलब अगर आपको चैप्टर के लास्ट 3 टॉपिक भी क्लियर हैं तो आपके ये 5 न्यूमेरिकल हल हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आएँ तो न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।